नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। पशुपालन का व्यवसाय एक लाभदायक व्यवसाय है। अगर हमारे किसान भाई उसको वैज्ञानिक तरीके से करें, हमारे जो विशेषज्ञ हैं पशुपालक उनके मार्गदर्शन में करें, तो निश्चित तौर से न केवल आप दुधारू पशुओं के लिए एक अच्छा आवास दे सकते हैं, अच्छा आहार दे सकते हैं, समय पे टीकाकरण कर सकते हैं। इससे क्या आपका उत्पादन बढ़ेगा। किसान भाइयों, गर्मियों का मौसम चल रहा है। इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को जो खास तौर की बात नहीं, बल्कि किसान तो हर किसान पशुपालक होता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी होते हैं या पशुपालक ऐसे होते हैं जो केवल डेयरी का काम करते हैं। ऐसे तमाम पशुपालक भाइयों के लिए और किसान भाइयों के लिए हम गर्मियों में कौन कौन से समसामयिक कार्य करना चाहिए, इस संबंध में जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सिंधे जी। सिंधे जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि जानते हैं कि आपके बीच के ही कोई एक सफल किसान हम आपके लिए कि आपको उनसे प्रेरणा मिले बुलाते हैं, तो आज हमारे साथ हैं उज्जैन से मुकेश जी शर्मा। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे टाइम में पशुपालक भाइयों को कौन से सामूहिक कार्य करना चाहिए जिससे उनका उत्पादन कम भी ना हो और पशु भी स्वस्थ रहे। देखिए, अभी गर्मी चालू हुई है और तापमान बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे देखें तो जो हमारे दुधारू पशु है, गाय भैंस, इनमें काफ़ी असर देखने को मिलता है। और जो जैसे कि बात करते हैं भैंस की, तो भैंस काले रंग की होती है, साथ में इसमें पसीना ग्रंथि भी कम होती है, तो उसमें काफ़ी असर देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे समय में हमारे पशुपालक को ध्यान रखना चाहिए कि हम उनकी आवास व्यवस्था अच्छी बनाएं, ताकि मतलब उसमें कम से कम गर्मी लगे। अगर आहार व्यवस्था अपन दे रहे तो उनको ऐसा आहार दे दे, क्योंकि गर्मी में पशु कम खाते हैं, तो ऐसे समय में हमको सुबह या शाम के समय में खाना खिलाना चाहिए। उनकी प्रजनन व्यवस्था, क्योंकि अगर हम गर्मी में ध्यान नहीं देंगे तो मध्यकाल पे लेट आना या मध्यकाल पे जल्दी नहीं आना, ये समस्या देखने को मिलती है। साथ में हम उनका आखिरी में जो स्वास्थ्य प्रबंधन है, जो स्वास्थ्य प्रबंधन पे हमको उनका विशेष ध्यान देना चाहिए, तो ये हमको देखना चाहिए। और अगर हमारे पशुपालक भाइयों ने अगर टीकाकरण नहीं किया होगा, तो हमारे पशुपालक भाई जो पशुओं की संक्रामक बीमारियां हैं उनके टीकाकरण लगवाएं। तो पशुपालक भाइयों, किसान भाइयों, हर मौसम में एक अलग तरह से आवास आहार की व्यवस्था करना पड़ता है। अभी सर्दियों का मौसम गया है, अब गर्मियां चल रही हैं और अब तो निरंतर हर रोज़ तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमें सबसे पहले आवास का ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, कैसी आवास व्यवस्था होना चाहिए गर्मियों के मौसम में? जब भी हम पशुओं की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं, तो पशुओं का आवास जो है, जो दीवार है 5 से 6 फीट ऊंची होनी चाहिए। जो छत है वो 10 से 12 फीट ऊंची होनी चाहिए। छत की हम बात करते हैं कि गर्मी कम लगने के लिए हम छत के ऊपर कुछ पराली या घास फूस भी बिछा सकते हैं, जिससे कि नीचे गर्मी कम लगेगी। साथ में हम जो छत है उसको सफ़ेद चूने से भी पोंछ सकते हैं, ताकि जो सूर्य प्रकाश होगा वो परावर्तित होगा और नीचे जो गर्मी रहेगी वो कम रहेगी। साथ में हम जो खिड़कियां हैं, दीवारें हैं, उसको टाट या कुछ बोरी वगैरह लगा सकते हैं, उस पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें जो अंदर जो गर्मी रहेगी वो लू कम लगेगी। और अंदर जो हम पशु बांध रहे हैं वो कम संख्या में या जो सीमित संख्या में बांधे, ताकि अंदर गर्मी ना बने। इस प्रकार हम उनकी जो आवास व्यवस्था कर सकते हैं, जिनको कि हम पशुओं को गर्मियों से बचा सकते हैं। जैसे हमने देखा अनेक जो डेयरी है उसमें कूलर, पंखे इत्यादि का भी उपयोग करते हैं हमें पशुपालक भाई, तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, हम पंखे लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं। साथ में जो छत है, छत के ऊपर हम स्प्रिंकलर भी लगा सकते हैं, जिससे कि कुल मिलाकर जो पशुओं को एक ठंडक बनी रहेगी और अच्छे से अच्छा उत्पादन अपने को पशुओं से मिल सकेगा। डॉक्टर साहब, आपसे आगे भी आहार संबंधी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ में एक सफल किसान है उज्जैन से, उनकी सफलता का राज जानेंगे कि पशुपालन का सफलता में क्या सहयोग है। मुकेश जी, आप ये बताइए कि आप एक अच्छे किसान हैं, बहुत बढ़िया खेती करते हैं आप, और पशुपालन भी आप करते हैं, तो पशुपालन के क्या फ़ायदे हैं किसान को?
वैसा पशुपालन से एक नहीं 3 फायदे हैं। पशुपालन से पहले तो अपने को दूध की आय होती है, दूध से उसके बाद में दूसरी जो है, जो गर्भ धारण कर लेता है कोई भी पशु, तो उससे जो बछड़ा पैदा होता है वो बछड़ा बड़ा होकर अपने एक बछड़ा 1 से 1.5 लाख रुपए में बिकता है। और तीसरी जो इनकम है अपने जो पशु है उससे हम जैविक खेती अधिक कर सकते हैं। अगर जितने ज़्यादा पशु रहेंगे उससे अपनी जो जैविक खेती का रकबा अपन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो 3 प्रकार से किसान की आय है जैविक मतलब पशुओं से। और तो आप अपने बारे में बताइए, पहले क्या आय हो जाती है, दूसरे से कितनी आय होती है, तीसरा आपने बताया उससे कितनी आय हो जाती है, क्या बचत होती है उससे? भाई साहब जैसे अपन डेयरी में दूध दे रहे हैं, ये मान लीजिए कि 10 पशु हैं, 10 पशु का अगर अपना 30 लीटर दूध जाता है, अगर 50 रुपये लीटर दूध जाता है तो करीब करीब 1500-2000 रुपये का दूध रोज का जाता है, प्रतिदिन का जाता है। अब ये साइड इनकम हो गई अपनी। उसके बाद में जो बछड़ा बड़ा होता है, बड़ा होकर अब 6 साल में अपन बछड़ा बेच सकते हैं, तो वो एक बछड़ा 1 से 1.5 लाख का हो जाएगा। और तीसरी जो जैविक खेती करते हैं अपन, उसके अगर जैविक खेती नहीं करते तो रासायनिक डालना पड़ता है। अगर रासायनिक डालते हैं अपन तो रासायनिक जो खाद डालते हैं, दवाई कीट वगैरह जो भी डालते हैं अपन, उसमें 1 बीघे का बता रहा हूँ मैं 7 से 8 हज़ार रुपये साल का खर्चा बैठता है। तो वो 8 हज़ार रुपये वो भी बचता है अपना खेती में। जैसे आपके पास कितनी जमीन है और कितना आपका बचत होती है इससे जैविक खेती करने से? जी हमारे पास 50 बीघे ज़मीन है वैसा, और 50 बीघे में 3.5 लाख 4 लाख रुपए के हमको जो रासायनिक खाद वगैरह नहीं डालते हैं तो उसकी अलग प्रॉफिट है, और पशुपालन से अलग प्रॉफिट है हमारा। तो ये मान लीजिए करीब करीब 8 लाख रुपए सालाना पशुपालन से हमको कृषि में और दूध डेयरी का ये मिला के 8 से 10 लाख रुपए का फायदा हो। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल सिंधे जी। आप पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर से हैं। हमारे साथ हैं उज्जैन से मुकेश जी शर्मा। आप बहुत बढ़िया किसान हैं और पशुपालक भी हैं। डॉक्टर साहब, बात पहले आपने आवास की तो गर्मियों में किस तरह का आहार दुधारुओं को या जनरल पशुओं को या बकरियों को अलग अलग बताइए, कैसा आहार होना चाहिए? देखिए, आहार की बात करते हैं तो पशुओं को संतुलित आहार देना आवश्यक होता है। संतुलित आहार मतलब कि जिसमें हरा चारा हो, सूखा चारा हो, खनिज लवण मिश्रण हो। अगर हम एक गाय भैंस की बात करते हैं तो सूखा चारा जो 5 से 6 किलो हमको पशुओं को एक सूखा चारा देना चाहिए। और अगर हरे चारे की बात करते हैं तो 15 से 20 किलो जब वो दूध नहीं दे रही हो उस अवधि में, और अगर दूध दे रही है तो 20 से 25 किलो हरा चारा की आवश्यकता होती है। जब अपन संतुलित आहार की बात करते हैं, दाना मिश्रण की बात करते हैं, तो पशुओं को हमको उसके शरीर रक्षण के लिए 2 किलो, और साथ में अगर वो 5 लीटर दूध दे रही है तो उसके लिए 2 किलो एक गाय को, यानी कि एक गाय को 4 किलो अगर वो 5 लीटर दूध दे रही है तो। साथ में एक भैंस के लिए 2 किलो शरीर रक्षण के लिए और 2.5 किलो उसके 5 लीटर दूध के लिए, यानी कि 4.5 किलो अपने को दाना मिश्रण देना चाहिए। इस प्रकार हमको पशुओं को हरा चारा, सूखा चारा, दाना मिश्रण ये देना चाहिए। और जो हरा चारा है इसलिए आवश्यक होता है कि अभी जैसे गर्मी है, गर्मी में ये पौष्टिक तो होता ही है, साथ में उसमें 70 से 80% उसमें नमी होती है, जो कि ये गर्मी के लिए आवश्यक होता है। मतलब वो उनको गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक कार्य करता है। डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि प्रति किलो दूध होता है, तो इसका क्या अनुपात है? अगर 1 लीटर दूध है तो इतना अच्छा चारा स्वास्थ्यवर्धक देना चाहिए, इसके पीछे क्या आशा है आपका? देखिए, जो हम दाना मिश्रण की बात कर रहे थे जिसमें कि मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है या चूनी चोकर है, तो दाना मिश्रण की अपन बात करते हैं कि 1 लीटर के पीछे हम एक गाय को 400 ग्राम दाना मिश्रण देते हैं। अगर वो 5 लीटर दूध दे रही होगी तो हमको 2 किलो हम दाना मिश्रण देंगे। और अगर हम भैंस की बात करते हैं तो 1 किलो 1 लीटर दूध के पीछे इसको हम 500 ग्राम दाना मिश्रण देते हैं। अगर वो 5 लीटर दूध दे रही होगी तो हम इसको 2.5 किलो दाना मिश्रण देते हैं। तो ये दाना मिश्रण हम पशुओं को देना चाहिए जिससे कि हम उनसे अच्छा दूध उत्पादन ले सकते हैं। और मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि क्या होता है कि गर्मी में पशु जो है कम खाते हैं, तो हमको इस समय ध्यान देना है कि हम पशुओं को सुबह के ठंडे समय में
या शाम के ठंडे समय में खिलाएं। अगर हम उनको चराने भी लेके जा रहे हैं तो हम उनको कम धूप में, यानी कि सुबह 10 बजे तक और शाम को 4 बजे के बाद में उनको हम चराने के लिए ले जाए, जिससे कि ये लू से या गर्मी से बच सकते हैं। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि पशुओं को एक थोड़ी अलग से ध्यान रखना पड़ जैसे बरसात में अलग ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी में अलग ध्यान रखना पड़ता है, गर्मियों में अलग ध्यान रखना पड़ता है। आपने हरे चारे की बात की है, तो हरा चारा गर्मियों में कैसे मिलेगा? ये बात सही है कि देखिए गर्मी साल भर हमारे पास हरा चारा रहता नहीं, क्योंकि गर्मी में बहुत समस्या आती है। लेकिन गर्मी में जो मार्च अप्रैल की शुरुआत के महीने हैं, इस समय अगर हम मक्का, जवार, बाजरा या लोबिया है, मूंग है, अगर ये लगाते हैं तो हमको हरा चारा हो सकता है। साथ ही जो हम हरे चारे का अचार यानी कि साइलेज की बात करते हैं या अजोला है, हाइड्रोपोनिक्स, ये तकनीक अपनाकर भी हम हरा चारा पशुओं को दे सकते हैं। ये आपने साइलेज बताया, ये क्या होता है, कैसे तैयार होता है? देखिए साइलेज ये हरे चारे का अचार होता है और साइलेज बना जाता है मक्का से। मक्का या कोई भी जो हरी घासें हैं, मक्का, जवार, बाजरा है या अपनी नेपियर घास है, तो इनसे हम साइलेज बनाते हैं। मैं यहाँ किसान भाई को बताना चाहूँगा कि साइलेज जो है, मक्के का सबसे अच्छा साइलेज जो बनता है वो मक्के से बनाया जाता है। इसमें हम मक्का को 2 से 3 सेंटीमीटर से मतलब चाप कटर में बारीक कर लेते हैं, उसको सुखाते हैं ताकि उसकी जो नमी 90% तक रहती है वो 60 से 70% तक नमी बन जाएगी। और वो 2 से 3 सेंटीमीटर काटने के बाद उसको हम हवा रहित जगह पर उसको बंद कर देते हैं, चाहे वो पॉलीथीन की पन्नियाँ आती है आजकल, या पूरा मतलब हवा रहित जो एरिया होगा ऐसी जगह पर अपन उसको बंद करके रखें। और उसको फिर 90 दिन बाद अपने को जितना चाहिए एक तरफ से निकालो और वो अपन पशु को खिला सकते हैं। जैसे हम अचार की बात करते हैं कि जो सालों साल चलता है, अच्छा, ऐसे ही जो ये हरे चारे का जो अचार है, इसको अचार की तरह ये स्थिरता आ जाती है। इसमें जो शर्करा होती है, इसको स्थिरता आ जाती है और सालों साल तक ये चलता है, इसको कुछ नहीं होता। बाकायदा अपने को ध्यान रखना है कि ये हवा रहित रहे। जब हम पशुओं को जब 90 दिन बाद इसको खिलाएंगे, 90 दिन बाद जितना चाहिए एक तरफ से निकालो, पशुओं को खिला सकते हैं। ये अपन पशुओं को 4 से 5 किलो, 10 से 15 किलो तक भी खिला सकते हैं। इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं है और ये हरे चारे से भी ज़्यादा पौष्टिक पाचक रहता है और पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं। किसान भाई ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप साइलेज घर पे भी बना सकते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मक्का बो, आपके पास पानी है तो हवा रहे इसी बंद कमरे में या ज़मीन के अंदर कोई गड्ढा खोद लो, वो पॉलीथीन लगा के उसको बंद कर दो और 30 से 32 या 35 दिन के बाद उसको खोलो तो बढ़िया, उससे दूध ही बढ़ता है डॉक्टर साहब। हाँ, ये संशोधन में देखा गया है कि 10 से 15% जो दूध है साइलेज खिलाने से पशुओं का बढ़ा है। जो कि हमारे कई सारे ऐसे कमर्शियल डेयरीज है कि जो अभी हरा चारा नहीं तो पशुओं को साइलेज बनाकर खिलाते हैं। हमारे बीच में एक पशुपालक किसान भी हैं, उनसे पूछते हैं आप अपने पशुओं को कैसे आप हरा चारा कैसे उपलब्ध कराते हैं? अगर नहीं होते आप अगर किसान तो हरा चारा कैसे लाते आप? वैसा वो तो फिर मार्केट से खरीदना पड़ता है ना। किसान अगर किसान के पास जमीन नहीं रहती तो वो कहाँ से उत्पादन करता है उसका। तो अब अपने पास तो खेती है तो अपन तो क्या तीनों चक्र में डालते हैं। जैसे रबी में भी डाल देते हैं, अभी खरीफ का भी डाल देंगे बाजरा वगैरह, तो ये चलेगा 2-3 महीने। अब उसके बाद में फिर अपने मक्का डाल देंगे तो वो 3 महीने चलेगी। उसके बाद में बरसीम में डाल देते तो पूरा साल कंटिन्यू पशु को जो हरा चारा मिलता रहता है। तो एक किसान चाहे तो अपने खेतों में तैयार कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वे सब खेतों पे ही तो होता है। और अपना हरा चारा भी हो जाता है। उसके बाद में अपन भूसा वगैरह, जैसे अपना गेहूं है अभी तो वो भी तैयार रहता है। उसको कैसे आप खिलाते हैं? हरे चारे को पूरा काट के या उसको भूसा इत्यादि मिश्रण करके खिलाते हैं? साहब ये जो बाजरा रहता है इसको तो काट के खिलाना पड़ता है। जो बरसीम रहती है वो तो क्या इतने बड़े डंठल रहते हैं और नरम रहती है तो पशु आराम से खा सकता है उसको। और जो मक्का रहती है उसको भी अपने को काट के खिलाना पड़ता है। और कुट्टी मशीन आती है, उसमें कुट्टी हो जाती है और उसमें मिला के अपने सुखले में रख देते हैं तो पशु आराम से उसका सेवन कर लेता है। जी किसान भाइयों, अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल सिंधे जी। आप पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर से हैं। हमारे साथ हैं उज्जैन से मुकेश जी शर्मा। आप बहुत बढ़िया किसान हैं और पशुपालक भी हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने आहार और आवास की बात की है। आहार के अलावा पशुओं को कुछ रोग और बीमारी आ जाती हैं, तो कौन कौन से ऐसे रोग और बीमारी हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, देखिए, पशुओं की अगर बात करते हैं तो कुछ संक्रामक रोग हैं, जैसे कि मुंह पका खुर पका है, जिसमें कि मुंह में छाले आ जाते हैं, पैरों में छाले आ जाते हैं, इसमें पशु खाता नहीं, लंगड़ा के चलता है, तो ऐसी बीमारी आ जाती है। लंगड़ी बुखार है, जिसमें कि पशु लंगड़ाते हुए चलता है। गलघोटू है, गल में सूजन आ जाती है, गल में फिर उसको पशु को बुखार आ जाता है। ये संक्रामक रोग है, तो हमको हमारे किसान भाइयों को जो है उपचार से भला है बचाव, तो उसके लिए हमको बचाव करना चाहिए। हम बचाव कैसे कर सकते हैं? तो टीकाकरण से। तो हमको किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि इन जो संक्रामक रोग है इनका हम टीकाकरण करें। टीकाकरण की अगर बात करते हैं तो जो मुंह पका खुर पका है, इसका पहला टीका हम 4 माह में लगाते हैं, जब बछड़ा रहता है, बच्चे रहते हैं तब। और उसके फिर जो बूस्टर डोज जो है हम 6 माह में लगाते हैं, और साल में 2 बार, एक फरवरी मार्च में और एक सितंबर अगस्त में। इसमें हम मुंह पका खुर पका टीका लगाते हैं। जो गलघोटू है, लंगड़ी बुखार है, इसका जो पहला टीका है 6 माह में लगाया जाता है, और फिर साल उसका बूस्टर डोज जो है वो साल में एक बार बारिश आने के पूर्व हम टीके लगाते हैं। तो इन बीमारियों का हमको जो पशुओं का है मतलब टीकाकरण लगाना चाहिए। और साथ साथ में कुछ जैसे हम बात करते हैं कि कृमिनाशक दवाइयाँ, जो पेट में पठार हो जाती है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो अंतकृमिनाशक दवाइयाँ भी हमको पशुओं को 2-3 महीने के अंतराल से पशुओं को खिलानी चाहिए, कि जिसमें कि जो कृमि है इनको अपन उनका नाश कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात है कि जो नौजवान किसान हैं हमारे, वो पशुपालन करना चाहें, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, जो हमारे नौजवान किसान हैं, मैं उनको बात करना चाहूँगा कि जो हमारे किसान हैं वो पशुपालन, जैसे कि गाय पालन है, भैंस पालन है, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन, ये सारे व्यवसाय करें। और इसके साथ साथ में जो उसके सह उत्पाद हैं, यानी कि दूध है, दूध से घी बनाए, पनीर बनाए, और जो उसका गोबर है, इससे कि जैसे मुकेश जी ने बनाया कि गोबर खाद बनाए, जैविक खाद बनाए, बायोगैस बनाए, और इस प्रकार वो निश्चित रूप से फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ साथ में जो पशुपालन हम लोग कर रहे हैं, पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से, मतलब कि अच्छी नस्ल का चयन, फिर उनकी अच्छी आवास व्यवस्था, अच्छी आहार व्यवस्था, अच्छी प्रजनन व्यवस्था, और आखिरी में स्वास्थ्य प्रबंधन यानी कि टीकाकरण। अगर ये बात हम करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे किसान भाई है पशुपालन से अच्छा फायदा ले सकते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो सपना है कि जो हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी करनी है, वो निश्चित रूप से साकार होगा। जी मुकेश जी, आप अपने जैसे किसानों को, खास तौर से जो नौजवान किसान, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? भाई साहब, युवा किसानों को मैं यही बताना चाहूँगा कि अधिक से अधिक अपन जैविक खेती और पशुपालन की ओर आएँ, क्योंकि जब आने वाली पीढ़ी अपने बाप दादा जो छोड़ के गए, अब अपने आने वाली जो पीढ़ी है वो जब रासायनिक डालते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि आपने विरासत में हमें क्या दिया। तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछे विरासत में क्या दिया, तो हम विरासत में ऐसी चीज़ दे के जाएँ जो हमारे पूर्वज हमें जैविक खेती की दे के गए थे, वही खेती हम हमारी आने वाली पीढ़ी को दे के जाएँ। पशु भी स्वस्थ तो मानव भी स्वस्थ रहेगा। तो मेरा यही संदेश है कि जैविक खेती अधिक से अधिक करना चाहिए किसानों। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच में आए, आपने पशुपालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे किसान हमारे बीच में आते हैं, हमें अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब वक्त है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। पाइप से पानी पहुंचाने की नई योजना मंजूर, मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन प्रारंभ होगा। जायद फसलों की बोनी 7.36 लाख हेक्टेयर पार, मूंग उड़द की देखभाल और बागीचे में लगाएं कुंदरू। और चलिए देखते समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा नहरों या दिए गए क्लस्टर में अन्य स्रोत से सिंचाई जल आपूर्ति के नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पहले 1600 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
शुरुआत में यह उप योजना लगभग 80,000 किसानों को कवर करते हुए 78 जगहों पर चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य मौजूदा स्थापित स्रोत से लेकर 1 हेक्टेयर तक के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना है। ये पाइप नहरों आदि सिंचाई स्रोत से खेतों तक पानी ले जाएंगे। इस प्रकार जल स्रोत से दूर दराज के खेतों तक पानी पहुंचाने की बहुप्रतीक्षित योजना अमल में आएगी। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई जलापूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर मौजूदा नहरों या अन्य स्रोत से सिंचाई जल की आपूर्ति करना भी है। बयान में कहा गया है कि सिंचाई संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जल उपयोगकर्ता सोसाइटी को सिंचाई प्रबंधन हस्तांतरण द्वारा इस परियोजना को टिकाऊ बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में मंत्री परिषद द्वारा प्रदेश के किसानों के समन्वित विकास के लिए कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में प्रचलित योजनाओं को एक मंच पर लाकर मध्य प्रदेश किसान कल्याण मिशन को प्रारंभ करने की सैद्धांतिक अनुमति दी गई। मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कृषि उत्पादकता वर्ष 2002-03 में 1195 थी, जो वर्ष 2024 में 2393 हो गई। यह वृद्धि 200% हो चुकी है। फसल उत्पादन लाख मीट्रिक टन में वर्ष 2002-2003 में 224 एवं वर्ष 2024 में 723 होकर 323% की वृद्धि हो गई है। कृषि विकास दर 2002-03 में 3% से बढ़कर 2024 में 9.8% हो गई है। कृषि क्षेत्र का बजट वर्ष 2002-03 में 600 करोड़ एवं वर्ष 2024 में 27,050 करोड़ हो चुका है। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का योगदान प्रदेश की जीडीपी में 39% है। मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, कृषि को जलवायु अनुकूल बनाना, धारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, जैव विविधता और परंपरागत कृषि ज्ञान संरक्षण, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मूंग, मूंगफली, मक्का, उड़द एवं धान फसल जायद में ली जाती है। इसमें सबसे प्रमुख एवं किसानों को मुनाफा देने वाली फसल मूंग है, जिसे जायद में सबसे अधिक क्षेत्र में प्रदेश के किसान अपनाने लगे हैं। चालू जायद वर्ष 2025 में लगभग 11,59,000 हेक्टेयर में मूंग लेने का लक्ष्य रखा गया है। 6,16,000 हेक्टेयर में मूंग की बोनी हो गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 53% है। समर्थन मूल्य में बेहतर कीमत मिलने के कारण गत वर्ष किसानों को लाभ हुआ। इसे देखते हुए लक्ष्य में इस वर्ष 1 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की गई है तथा किसान मूंग लगाने के प्रति उत्साहित भी हैं। राज्य में इस वर्ष 13,47,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जायद फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 7.36 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोनी हो गई है। कृषि विभाग के मुताबिक देश एवं प्रदेश में सबसे अधिक मूंग फसल लेने वाला नर्मदापुरम जिला है। इस वर्ष यहां लगभग 2.50 लाख हेक्टेयर में मूंग लेने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे नंबर पर रायसेन जिला है, यहाँ 1.5 लाख हेक्टेयर में मूंग ली जाएगी। तीसरे नंबर पर हरदा जिला है, यहाँ 1.46 लाख हेक्टेयर में मूंग ली जाएगी। इसी प्रकार नरसिंहपुर जिले में 1.20 लाख हेक्टेयर में मूंग लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सीहोर जिले में 1 लाख, जबलपुर में 60,000, देवास में 46,000, कटनी में 52,000, दमोह में 45,000 एवं खंडवा जिले में भी 36,000 हेक्टेयर में मूंग लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक राज्य में 6,16,000 हेक्टेयर में मूंग बोई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में तीसरी फसल के रूप में जायद में मूंग उड़द की खेती काफी लोकप्रिय हो रही है। पानी की उपलब्धता के मुताबिक मूंग उड़द का बेहतर उत्पादन लेकर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है, परंतु इसके लिए समय समय पर फसल की देखरेख जरूरी है, तभी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीष्मकाल में तापमान बढ़ता रहता है, इस कारण खेत में पानी की कमी आने लगती है। 10 से 15 दिनों के अंतर से सिंचाई करने से पहले खेत से खरपतवार निकाल लें, ताकि जल एवं पोषक तत्वों का असर फसल पर हो। आमतौर पर पीला मोज़ेक बहुत आता है। पीला मोज़ेक वायरस को सफ़ेद मक्खी स्थानांतरित करती रहती है। इस वजह से सफ़ेद मक्खी की सक्रियता पर ध्यान दें और इसको देखते ही रोगर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। साथ ही पत्तियों पर भभूतिया रोग भी आता है, इससे निदान के लिए सल्फेक्स 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें।
कुंदरू एक बहुउपयोगी तथा नगदी सब्जी फसल है। एक बार लगाने के बाद बेल 4 से 5 वर्ष तक फल देती है। केवल रखरखाव की जरूरत होती है। उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त है। इसे मार्च अप्रैल तथा जून जुलाई दोनों मौसम में लगाया जा सकता है। लता की कटिंग से नया रोपण भी किया जाता है। 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी, जिसकी मोटाई छोटी उंगली के समान हो, उपयुक्त होती है। 3 से 3 मीटर की दूरी पर 30 गुना 30 गुना 20 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार कर लें। उसमें 10 किलो गोबर खाद भरें। इसके बाद बेल लगाने के बाद उर्वरकों में प्रति बेल 50 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 10 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। इसके पहले किस्मों का चयन अपनी ज़रूरत के मुताबिक या फिर वैज्ञानिकों से चर्चा करके करें। उन्नत किस्म जैसे AC5, AC48, IIV, RC1 एवं 2 को लगाया जा सकता है। बेलों को सहारा देने के लिए तार का मंडप तैयार करें ताकि बेलों का विकास अच्छा हो और 2-4 साल तक उत्पादन मिलता रहे। ग्रीष्म काल में 5 से 7 दिनों के अंदर सिंचाई करें। फलन लगातार 8 से 9 माह तक होता है। 3 से 4 दिनों के अंदर से तुड़ाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। पशुपालक भाइयों, अभी आपने देखा कि गर्मियों के मौसम में आप आवास व्यवस्था करें, आहार व्यवस्था करें, प्रजनन का ध्यान रखें, फिर टीकाकरण का खास ध्यान रखें। टीकाकरण समय पे कराएं, तो इससे आपका दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।